हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। आशा करता हूँ आप सभी लोग इस समय का अच्छे तरीके से उपयोग कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही अपने घर वालों का भी आप उनके काम में हाथ बटा रहे होंगे। इस समय का सदुपयोग करना है, अपने अंदर छिपी जो प्रतिभा है उसको बाहर लेके आना है, आपको पहचानना है और आपको अभी से ही डिसाइड करना है कि आपको भविष्य में क्या चलकर आपको क्या बनना है, आपका टारगेट क्या है, आपका एम क्या है। उसी के हिसाब से बेटा एजुकेशन आपकी आगे चलेगी, आगे बढ़ेगी। तो इस समय का सदुपयोग कीजिए, अपने अंदर छुपी जो प्रतिभा है, जो आपके अंदर जो है गुण है, उसको बाहर निकालना है ताकि आप उसका सही तरीके से उपयोग कर सकें। और जो टीचर्स हैं वो भी आपको आपके उस गुण को और आगे निखारने में मदद कर सकें ताकि आपका भविष्य जो हो वो क्या हो, उज्जवल हो। तो बिना कोई देरी करते हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9 की बायोलॉजी का जो चैप्टर चल रहा है हमारा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो इसमें हम सेकेंड स्टेप पर हम पहुंच चुके हैं, जहां हमने पहले स्टेप में हमने जनरल अकाउंट में बात की थी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, इसके फायदे क्या होते हैं, ठीक है, कैसे हम अपने जो रिसोर्सेस है इनको कैसे उपयोग कर सकते हैं, इनके बारे में हमने बात की थी। तो आज हम बात करेंगे, जो सेकेंड पार्ट लेके आए हम इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के अंदर, तो उसके अंदर हम बात करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन। जो पहला पॉइंट हमारा था वहां पर कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स थी जिसके द्वारा के हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अचीव कर सकते हैं। तो उसमें पहला स्टेप हमारा क्या था बेटा, क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, तो आज हम क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब बेसिकली क्वेश्चन हमारा ये आता है कि क्रॉप्स क्या होती है। ठीक है, व्हाट आर द क्रॉप्स? क्रॉप्स आर दोज प्लांट विच आर ग्रोन इन लार्ज एरिया, सेम टाइप ऑफ प्लांट विच आर ग्रोन इन लार्ज एरिया। एक ही तरह का जो फसल है जो बड़े क्षेत्र में क्या है उगाई जाती है, वही कहलाती है क्रॉप, और हिंदी में उसको हम कहते हैं फसल। ठीक है, बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार के फसल को उगाए जाना जो होता है वो कहलाता है आपका क्रॉप। और ये क्रॉप्स को उगाना और उसको मैनेज करना, मैनेज मतलब उसकी देख रेख करना, ठीक है, जो फसल की देख रेख करना, उसको उगाना, उसको राइट फ्रॉम सोइंग ऑफ द सीड टू द कटिंग ऑफ द मैच्योर्ड क्रॉप्स। भाई बीज बोने से लेकर फसल के कटने तक का जो समय होता है, इस दौरान जितनी भी गतिविधियां होती हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को अप्लाई करना, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, पानी देना, ठीक है, जो अनवांटेड जो चीज़ें होती हैं जो क्रॉप के साथ ग्रो कर जाती हैं, वीड्स, उनका रिमूव करना, टिलिंग करते रहना, ठीक है, ये सारी गतिविधियां हमारे किसके अंदर आती हैं, मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। तो ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो इन सारी गतिविधियों को, मतलब फसल के उगाने से लेकर बाकी जितना भी मैनेजमेंट हम करते हैं फसल का, रख रखाव का, वो जो ब्रांच है बायोलॉजी की वो कहलाती है एग्रोनॉमी। क्या कहलाती है बेटा? एग्रोनॉमी। बात समझ में आ रही है? एग्रोनॉमी क्या होती है? ठीक है, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कनेक्टेड विद रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड एग्रोनॉमी। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्रोनॉमी क्या होती है। जो एक ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो फसल को उगाने से लेकर उसके जितने भी उससे संबंधित रख रखाव की जो है, उसकी देख रेख जो है आती है, वो हमारे एग्रोनॉमी के अंदर आती है। ठीक है, जो सक्सेसफुल जो क्रॉप प्रोडक्शन होती है वो किस पे निर्भर करती है बेटा? वो ये इस पर निर्भर करती है कि जो फसल है वो डेवलप कैसे करती है। ठीक है, यानी कि जो क्रॉप्स के जो पौधे हैं उनको हम उनका विकास कैसे करते हैं और वो उगते कैसे हैं, उनकी जो उगने की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, उसको उगने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए उसको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और किस तरह का पर्यावरण की रिक्वायरमेंट है। ठीक है बेटा, तो इन सारे ये जो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये चीज जो फसल वो निर्भर करती है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करती है, जो फसल है उसकी ग्रोथ को और उसकी डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। ठीक है, ये सारी बातें जो हैं, जो इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए भी कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो फसल को ग्रो करने में, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने में और उसको विकास करने में, इन जो विभिन्न प्रकार के जो कारक है, जो फैक्टर्स हैं, वो
कैसे अपना रोल प्ले करते हैं, उनका कार्य क्या है, और उनको हम क्या बदल कर उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर कर हम अपनी फसल की जो पैदावार है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इन सारे कारकों का हमें हमें क्या ज्ञान होना जरूरी है, इन सारे फैक्टर्स का हमें क्या ज्ञान होना जरूरी है, ताकि हम अपने फसल की जो उपज है उसको हम बढ़ा सकें, उसको बेहतर उपज हम क्या फसलों से ले सकें। ठीक है, तो अगर बात करेंगे बेटा क्रॉप्स के जो टाइप्स है कौन कौन सी हैं। ठीक है, कौन कौन सी टाइप्स की क्रॉप्स हैं, फसलें हमारे कौन कौन से प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हमारे इतने सेरल क्रॉप्स आती हैं। सेरल क्रॉप्स में कौन कौन आएगा बेटा, वीट है, गेहूं आता है, चावल आता है, मक्की आती है, ठीक है, बाजरा वगैरह सारी चीज हमारी कैश के अंदर आती है सीरियल क्रॉप्स के अंदर। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। इन सेरल क्रॉप्स के अंदर हमें क्या कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दीज आर द एनर्जी फूड। ठीक है, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। उसके अलावा सेकंड हमारा पल्सिस आता है, दालें। दालों के अंदर आपका चना है, ग्रीन पी है, पिजन पी है, ठीक है, मूंग है, जो जितनी हमारी दालें आती हैं वो सारी पल्सिस के अंदर आती हैं। और ये जो सोर्स हमारा किसका होता है, प्रोटीन का सोर्स होता है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है, तो ये एक तरह का बॉडी बिल्डिंग फूड है बेटा। जो प्रोटीन से तैयार था बॉडी बिल्डिंग फूड, जो हमारे बॉडी के विकास को, नए सेल्स को बनाने में, हमारी ग्रोथ को बढ़ाने में क्या हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ऑयल सीड्स या ऑयल क्रॉप्स की बात करें, जो जिससे हमें तेल हमें मिलता है, जैसे कि सोयाबीन, ग्राउंड नट है, मस्टर्ड है। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करती है बेटा, ऑयल्स, फैट्स एंड फैटी एसिड, जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं ये हमारे ऑयल क्रॉप्स। ठीक है, हमारी बॉडी में फैटी एसिड्स की भी रिक्वायरमेंट होती है बेटा। तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो कौन पूरा करता है, ऑयल क्रॉप्स पूरा करती है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स, सब्जियां और जो हमारे फल वाली जो क्रॉप्स होती हैं उनकी बात करेंगे। जैसे कि ऑरेंज है, एप्पल है, मैंगो है, कैबेज है, पोटैटो है, ब्रिंजल है। ठीक है, और बहुत सारी आपकी फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, जो हमें क्या प्रोवाइड करती है, विटामिन प्रोवाइड करती हैं, मिनरल्स प्रोवाइड करती हैं, प्रोटीन्स भी प्रोवाइड करती है, रफेज प्रोवाइड करती है, कार्बोहाइड्रेट भी प्रोवाइड करते हैं और फैट्स भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बेटा, और ये जो विटामिन हैं, जो मिनरल्स हैं, ये बड़े ही कह सकते हैं क्रूशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। बड़ी, हालांकि ये हमें कम मात्रा में चाहिए, मगर हमारी बॉडी में बड़ा अहम रोल ये अदा करते हैं। अगर इनकी कमी हो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी विभिन्न प्रकार की क्या बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, और रफेज की बात करें, रफेज क्या करता है बेटा, रफेज हमारी जो डाइजेशन की जो प्रक्रिया है, खाना जो पचाने की जो प्रक्रिया है, इसको प्रॉपर तरीके से क्या है बरकरार रखता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्पाइसेस हैं। यानी मसालों की बात करें, जैसे कि चिली है, टर्मरिक है, ब्लैक पेपर, एटीसी। ठीक है, ये हमारी जो पैलेटेबिलिटी ऑफ फूड, यानी कि फूड का जो स्वाद है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। फूड के स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ ये हमारी बॉडी की जो बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है उसको भी क्या ये बढ़ाते हैं। जैसे कि टर्मरिक है, ठीक है, ये एक तरह का पेन किलर का काम करता है बेटा। ये हमें दर्द से भी राहत दिलाता है, एक तरह का बुखार में भी हेल्प कर सकता है, एनाल्जेसिक का काम करता है। ब्लैक पेपर है, यानी कि जो आपके काली मिर्च है, लौंग है, जो आपका इलायची है, अदरक है। ठीक है, सारे मसालों के अंदर आते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे क्या है बीमारियों से लड़ने, हमारे भोजन के स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ ये हमें नेचुरल तरीके से, ठीक है, क्या करता है, हमारे प्राकृतिक तरीके से हमारी जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, उसको बीमारियों से लड़ने की क्षमता को क्या है बढ़ाता है। और कई बार आप देखने को मिला होगा कि हमारे जो बुजुर्ग है वो क्या करते हैं घरों में, ये अदरक के रस को शहद के साथ मिला के दिया जाता है जब भी कोई बच्चा बीमार होता है, या कोई जो बड़ा इंसान है अगर वो भी बीमार होता है, तो खांसी है, जुकाम है, उसमें क्या हमें बड़ी मदद मिलती है। कई बार हम क्या देखा होगा अपने भाई, दूध के अंदर हल्दी डालकर, घी डालकर गर्म दूध पीते हैं, तो उससे हमारा क्या है, कोई गम चोट है, गुम चोट लगी होती है, या कोई पेन होता है बॉडी में, उसमें भी क्या हेल्प मिलता है। तो यानी कि स्वाद के कहने का मतलब मेरा यही है कि स्वाद के साथ साथ ये क्या करता है बेटा, जो हमारी जो शरीर की जो विभिन्न प्रकार के विकार है उनको दूर करने का काम भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे लास्ट हमारे आते हैं फॉडर क्रॉप्स। कौन से आते हैं फॉडर क्रॉप्स, ये वो क्रॉप्स होती हैं जो हमें क्या है फूड प्रोवाइड करती हैं फॉर आवर डोमेस्टिक एनिमल्स, जो हमारे पालतू जो जीव हैं, जैसे कि गाय है, भैंस है। ठीक है, इनके लिए जो खाने की वाली जो क्रॉप्स होती है वो कहलाती है फॉडर क्रॉप्स। ठीक है, इसमें हमारा क्या आता है, ओट आती है, बरसिम आती है।
ठीक है। ओट बरसें अगर सिंपल बात करें, जो ज्वार बाजरा जो ज्वार है हमारी, बरसीन है हमारी, वो हमारी किसके अंदर आती है, हमारी फॉडर क्रॉप्स के अंदर आती है। ठीक है बेटा। तो ज्वार को हम कहते हैं सूडान ग्रास के नाम से भी जानते हैं, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। इंग्लिश इसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में ज्वार को हम सूडान ग्रास कहते हैं। ठीक है। तो ये क्या प्रोवाइड करती है, ग्रीन फॉडर, हरा जो चारा है वो प्रोवाइड करती है फॉर द केटल्स। ठीक है। जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, केटल्स हैं, उनको क्या हरा चारा प्रोवाइड करता है। इसके अलावा चारे के साथ साथ उसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, वो भी प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो ये तो हमारा क्रॉप्स के बारे में हम बात करेंगे, क्रॉप के सीजन्स के बारे में। तो कौन कौन से सीजन्स हैं क्रॉप्स के। ठीक है। अगर हम बात करें जो विभिन्न प्रकार की जो क्रॉप्स होती हैं, जो फसलें होती हैं, इनको अलग अलग तरीके का क्या है, पर्यावरण की रिक्वायरमेंट होती है, जो क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपका वातावरण होता है। ठीक है। उनके अलग अलग वातावरण की रिक्वायरमेंट, हर जो फसल होती है उसको अलग प्रकार का क्या है, वातावरण चाहिए, तापमान अलग चाहिए, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट अलग होती है आपको। और उसके बाद फोटो पीरियड की बात करें तो फोटो पीरियड का मतलब है कि जो लाइट की जो इंटेंसिटी है भी, किसी प्लांट को कितने घंटे लाइट चाहिए अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, किस प्लांट को, किस पौधे को, किस फसल को कितनी क्या है लाइट चाहिए, वो भी अलग अलग क्रॉप्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। जिसकी अगर बात करें, सर्दियों में हम वीट को ग्रो करते हैं तो उसको क्या है, फोटो पीरियड कम चाहिए, उसको सनलाइट की रिक्वायरमेंट कम होती है, ज़्यादा लंबे समय तक क्रॉप की जो इनिशियल ग्रोथ होती है उस दौरान उसको क्या है, कम समय के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। जब पकने पे आती है फसल वीट की, तो उस दौरान उसको क्या है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ताकि जो फसल क्या है प्रॉपर तरीके से पक सके। यानी कि ये क्या है, जो फसल होती है उसको, हर फसल को वातावरण की जो जरूरतें होती है अलग होती है, तापमान की जो जरूरत अलग होती है, अलग अलग तापमान पर अलग अलग क्या फसलें आपकी क्या है ग्रो करती है। और सनलाइट का जो एक टाइम होता है, कितने समय के लिए, एक दिन में कितने घंटे के लिए उसको पौधे को लाइट चाहिए, उनकी भी कोई रिक्वायरमेंट क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है फॉर देयर ग्रोथ के लिए। और उसकी अपना जो जीवन चक्र है उसको खत्म करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर 2 सीजन होते हैं क्रॉप्स के बेटा। पहला होता है खरीफ सीजन क्रॉप्स का, जिसे हम समर सीजन क्रॉप्स भी कहते हैं। ठीक है। ऐसी क्रॉप जो हमारे खरीफ सीजन में होती है, गर्मियों में होती हैं, वो कहलाती है खरीफ क्रॉप्स। ठीक है। रेनी सीजन के अंदर क्या है, ग्रो कराई जाती हैं। और इनका जो अगर बात करें मंथ्स की, तो जून से अक्टूबर, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, ये आपका मई से भी दिखा रखा है कई कई किताबों में, मई से अक्टूबर तक जो महीना, यानी कि जून से अक्टूबर तक का जो पीरियड होता है, ये खरीफ क्रॉप्स के लिए क्या है, काफ़ी उत्तम होता है, काफ़ी ऑप्टिमम होता है। तो इस दौरान जो ग्रो की जाने वाली जो फसलें हैं वो कौन कौन सी है बेटा, धान की है, पेडी की है, सोयाबीन की है, अरहर की है, मेज की है, कॉटन की है, मूंग की है। ठीक है। तो ये लगभग जो क्रॉप्स हमारी कौन से सीजन में ग्रो की जाती है बेटा, ये करी जाती है खरीफ सीजन के अंदर, यानी कि समर सीजन के अंदर, जिन्हें हम खरीफ क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। दूसरा जो सीजन आता है हमारा, वो रबी सीजन का आता है, नहीं इसको रबी क्रॉप्स कहते हैं, और विंटर क्रॉप्स। ठीक है। ऐसी फसलें जिनको हम क्या सर्दियों में क्या ग्रो करवाते हैं। ठीक है। तो नवंबर से लेकर कई कई जगह आपको अक्टूबर से मिलेगा, अक्टूबर से मार्च तक का मिलेगा, अप्रैल तक का मिलेगा। ये तो नवंबर से लेकर जो अप्रैल तक का जो समय है, ये विंटर क्रॉप्स के लिए काफ़ी उपयुक्त समय होता है। तो इस दौरान जो क्रॉप्स जो ग्रो की जाती है हमारी, कौन सी है, वीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है, शुगर केन है, और द रबी सीजन क्रॉप्स। क्लियर है बेटा। तो 2 सीजन होंगे हमारे, खरीफ सीजन एंड रबी सीजन। इसी के बेस पर खरीफ क्रॉप्स होती है और हमारी रबी की क्रॉप होती है। अब हम बात करेंगे कि ये जो इम्प्रूवमेंट है, जो हमारी जो क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं, तो इनकी जो यील्ड है, इनकी उपज हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या तरीके हैं जिनको यूज करके हम क्या अपने जो फसलों की जो उपज है उनको बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो काफी सारी वैज्ञानिक जो क्या है अप्रोचेज हैं, साइंटिफिक अप्रोचेज हैं। ठीक है। जिसके द्वारा हम क्या है अपने यहाँ पर उपज बढ़ा सकते हैं, जो हमारे किसान हैं वो यूज करते हैं, ताकि जो फसल की जो उपज है उनको बढ़ा सकें। ठीक है बेटा। सबसे पहला हमारा क्या है यहाँ पर है, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट है। सेकंड हमारा स्टेप है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट है। थर्ड हमारा आएगा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ठीक है। इन फसलों की उपज बढ़ाने के लिए सबसे पहला पॉइंट हमारा कौन सा है, कि जो प्रजाति है फसलों की उसको बढ़ाया जाए, उसको उत्तम क्वालिटी की वैरायटी बढ़ाई जाए, ताकि उनके जो उपज है उनकी बढ़ सके। ठीक है। उनकी जो उपज क्या है वो बड़ा बढ़ सके। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, यानी कि जो क्रॉप प्रोड्यूस हम कर रहे हैं उसके जो प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए।
ठीक है, समय पर पानी है, पानी देने के तरीके क्या है ताकि हमारी जो फसल है हमारी क्या है प्रॉपर तरीके से हमारी ग्रो कर सके। और उसके द्वारा उसके अलावा जो हमारे जो फालतू जो चीज़ें ग्रो करती हैं, जो अनवांटेड चीज़ें ग्रो करती है, उनको भी रिमूव करे। ये सारी चीज़ें हमारे मैनेजमेंट के अंदर आती है। अगर ये मैनेजमेंट हमारा अच्छा रहेगा तो हमारी जो क्रॉप की जो यील्ड होगी, हमारी फसल की जो यील्ड होगी, उपज होगी, हमारी काफ़ी अच्छी होगी। इसके अलावा हमारा क्या है, न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट। जो हम फसल्स को, जो हमारी फसल है उनको अगर हम जो न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ठीक है, अगर उनका सही तरीके से मैनेज की जाए तो हमारी क्या उपज भी हमारी क्या है सही समय पर सही तरीके की न्यूट्रिएंट्स हम अगर हम सप्लाई करें फसलों को, तो हमारी क्या है जाहिर सी बात है कि हमारी जो फसलों की जो उपज होगी हमारी वो बेहतर होगी। ठीक है, तो आज हम पहली बात करेंगे क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के द्वारा हम कैसे अपनी फसल को क्या है उपज को हम बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला अगर पॉइंट हम बात करें इसके अंदर, तो हमारी जो फसल है इसकी जो वैरायटी है इसको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, तो ये फसल की जो नस्ल है इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं भाई? इनको हम इम्प्रूव ऐसे कर सकते हैं, हम ऐसे पौधों को ढूंढे या ऐसे पौधों को ले जिनके अंदर ऐसी विशेषताएं हो जो कहने का मतलब है उसकी उपज ज्यादा हो, उनकी उपज ज्यादा हो, वो बीमारियां उनके अंदर कम लगती हो, बीमारियों के प्रति उनकी प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा हो। ठीक है, और वो अपनी उपज ज्यादा दे सके। तो इस तरीके के प्लांट्स को हम क्या करते हैं बेटा, जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं ना, जो पौधों का जो विकास करते हैं, नए नए पौधे जो डेवलप करते हैं, वो क्या करते हैं, इन तरीके की जो करेक्टर है, जो विशेषताएं वाले जो पौधे, उनको क्या सेलेक्ट करते हैं और उनको सेलेक्ट करके आपस में क्रॉस करवाते हैं। भाई एक पौधे की तो क्या है बेटा, आप कह सकते हो कि उपज ज्यादा है, सेम उसी प्रजाति का जो दूसरा पौधा है उसके अंदर क्या है बीमारी से लड़ने की क्षमता ज्यादा है। या यूं कह सके तो कह सकते हैं कि हम वो एक बंजर जमीन के अंदर भी ग्रो कर सकता है। ठीक है, मगर उसकी उपज नहीं है उसके अंदर ज्यादा, वो अपनी प्रोडक्शन नहीं दे सकता, एक ही प्रोडक्शन ज्यादा है। तो दोनों को आपस में हम क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस करवाने के बाद जो हमें नया पौधा मिलता है उसके अंदर दोनों क्वालिटी आपको देखने को मिलेंगी। कैसी क्वालिटी? तो उसकी उपज ज्यादा होगी, उपज के साथ साथ उसके अंदर वो एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे कि आप बंजर जमीन के पर मतलब पानी के, जब पानी जहां पर खराब है वहां पर वो पैदा हो सकता है। ठीक है, वो उपज भी ज्यादा देगा और वहां पर क्या वो पैदा भी करेगा, वो ग्रो भी करेगा। या फिर जहां पर पानी का ठहराव ज्यादा होता है तो ऐसी जगह पर भी क्या है पानी वो पौधा ग्रो कर सकता है। तो इस तरह की जो हमारी जो विशेषताएं हैं वो उस नए पौधे के अंदर आपको मिलेंगी। फिर क्या करता है उसके बाद उस पौधे की जो जनसंख्या है, उस पौधे की जनसंख्या को बढ़ाया जाता है, उसका नंबर बढ़ाया जाता है और उसके बाद उसके बीज तैयार किए जाते हैं। बीज तैयार करने के बाद वो किसानों को दे दिया जाता है। तो ये एक तरीका है हमारा क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का, जिसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं बेटा? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। आगे हमारा आएगा, उसके आगे उसके बारे में बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। जो टेक्निक हमारी कौन सी है? हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा आजकल जो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक्निक चल रही है बेटा, वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा हम क्या करते हैं, जो पौधा है उसके अंदर हम बदलाव लेके आ सकते हैं ताकि उसकी उपज बढ़ सके, उसकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो ज्यादा हो सके। ठीक है बेटा, तो ये कुछ तरीके हैं हमारे जिसके द्वारा हम क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर क्रॉप की वैरायटी इंप्रूव हो गई, जाहिर सी बात है उसके अंदर जो चांसेस हैं हमारे अधिक उपज लेने के, हमारे वो भी क्या है बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आती है जरूरत क्यों हमें ज्यादा ईल्ड करने की, हमें ज्यादा प्रोडक्शन लेने की जरूरत क्यों, हमारी जो जो फसलें इनकी उपज बढ़ाने की जरूरत क्यों है? तो सबसे पहली बात स्टार्टिंग मैंने बताया था कि हमारी जो लगातार जो हमारी और हम जो जानवर हैं, जो पालतू जानवर हमारी, इनकी जो जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इनकी जनसंख्या बढ़ने के कारण वो एक क्या प्रेशर क्रिएट कर रही है, डिमांड क्रिएट कर रही है ताकि हम अपने जो फूड के रिसोर्सेज हैं इनकी प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकें। ठीक है, ताकि हम जितनी भी हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हर जो इंसान की जरूरतों को हम पूरा कर सके, जो भोजन की जरूरतें हैं उनको हम पूरा कर सके। इसलिए जरूरत है आज के समय की कि हम क्या है हायर क्रॉप यील्ड हम ले सके। ठीक है, हम उपज ज्यादा हम कह रहे हैं अपनी उपज का जो टारगेट है इसको बढ़ाया जाए। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बढ़ रहा है, हमारे जो स्वास्थ्य के प्रति जो हमारी जो चेतना है और जो हमारी कॉन्शियसनेस है जो हमारी ये बढ़ रही है, और मार्केट में जो कंपटीशन है किसकी डिमांड के लिए, जो हमारे फूड के प्रोडक्ट्स हैं इनकी क्वालिटी बेहतर हो। तो आज के समय में बेटा आप देखोगे जो ऑर्गेनिक जो फूड है उसकी जो रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है एज कंपेयर टू द
क्रॉप्स विच आर ग्रोन विद द हेल्प ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, जो हम रासायनिक जो खाद इस्तेमाल करते हैं उसके बजाय हमारा ऑर्गेनिक जो तरीके से जो फसल हम उगा रहे हैं उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारी सेहत के लिए काफी अच्छा है। और आज के समय में जो हमारी जनता है इसके अंदर एक अवेयरनेस आई है कि भाई इस तरह की अगर चीजें हम खाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर क्या है बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए वो ऑर्गेनिक चीजों पर क्या है ज्यादा जोर देने लग गए। ठीक है, तो ये भी एक हमारे कारण है कि हम क्या हमारी यील्ड को बढ़ाएं, ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ाएं। नेक्स्ट है, और एक कारण ये भी है कि हम जो हमारे ऐसी क्रॉप की वैरायटी को डेवलप करें जो डिजीज रेजिस्टेंस हो, जिनके अंदर क्या बीमारियां कम से कम लगे। तो ये भी एक कारण है, हमारी जरूरत है कि हम अपने हायर यील्ड को कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि उसके अंदर क्या है बीमारी से लड़ने की क्षमता ज़्यादा हो। बीमार जो कीटों का जो अटैक होता है, जो फंगस का जो अटैक होता है जिनके कारण बीमारियां हो जाती है पौधों के अंदर, इनसे बचाया जा सके, ये भी हमारे की जरूरत है। ठीक है, अब बात करें ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्रॉप इंप्रूवमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ठीक है, तो ये भी बेटा क्रॉप अलग अलग फसलों के ऊपर, अलग अलग क्रॉप के बेस के ऊपर के सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। हर फसल के हिसाब से क्रॉप का जो ऑब्जेक्टिव होगा ग्रो करने का, उसके इंप्रूवमेंट का अलग होता है। तो वो जो वैरायटी इंप्रूवमेंट है, क्रॉप की जो वैरायटी इंप्रूवमेंट है, वो जो निम्नलिखित जो फैक्टर हैं जो हम बात करेंगे इन फैक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक है, क्लियर है बेटा, जो क्रॉप वैरायटी जो इंप्रूवमेंट जो हम करेंगे ये फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहला हमारा हायर यील्ड। ठीक है, जो हायर यील्ड ऑफ क्रॉप्स कैन बी ब्रॉट अबाउट द डेवलपिंग। भाई हायर यील्ड हम कब ले सकते हैं, जो हम डेवलप कर सके, विकास कर सके ऐसी प्रजातियों का, फसल की ऐसी प्रजातियों, ऐसे पौधों का जो जिनकी जो उपज क्षमता है वो ज्यादा हो। और ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं, सिर्फ एक ही तरीका, क्रॉस ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि मैंने बताया था, क्रॉस ब्रीड, दो पौधों के बीच में क्रॉस ब्रीड कराई जाए और हाइब्रिडाइजेशन कराया जाए। एक तरीका और मैंने बताया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग, उनके जीन्स में चेंज करके क्या हम हायर यील्ड के जो क्रॉप्स हैं उनका डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, इंप्रूव्ड क्वालिटी। ठीक है, हम अपनी जो क्वालिटी, ये जो क्रॉप इंप्रूवमेंट का जो हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हमारी जो क्रॉप्स है इनकी क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए। तो ऐसे वीट को हम ग्रो कराया जाए जिनकी बेकिंग की क्वालिटी अच्छी हो। ठीक है, बेकिंग क्वालिटी अच्छी हो, ऐसी दालें उगाई जाए जिनके अंदर क्या प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो। ठीक है, तो जिनके अंदर क्या प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, या ऐसा क्रॉप्स को ग्रो किया जाए, ऐसे वीट को ग्रो करा जाए, डेवलप किया जाए जिनके अंदर ताकत ज्यादा हो, एनर्जी ज्यादा हो, जो हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सके। तो इनकी क्वालिटी इंप्रूव की जाए क्रॉप की। ठीक है, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है किसका, क्रॉप इंप्रूवमेंट का, प्रोग्राम का। और उसके बाद जो सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। कहने बायोटिक मतलब लिविंग और एबायोटिक का मतलब होता है बेटा नॉन लिविंग। ठीक है, ये वो कारक हैं जो सीधे तौर पर हमारी फसलों को क्या है सीधा अफेक्ट करते हैं। ठीक है, बायोटिक की बात करें, जैसे कि बीमारियां होती हैं कीटों द्वारा, इंसेक्ट फसलों को खराब कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। जैसे कि आज के टाइम आप टिड्डी का हमला सुना होगा, पाकिस्तान की तरफ से टिड्डी उड़ के आ रही है, इंडिया में आ चुकी है, तो राजस्थान के थ्रू एंटर करके वो एमपी में और यूपी की तरफ हमारी बढ़ चुकी है। तो जहां पर भी टिड्डी जाती है सारी फसल को खत्म कर देती हैं। तो ये जो इंसेक्ट्स है इनसे अपनी फसल को कैसे बचाया जाए। ठीक है, ऐसी क्रॉप ग्रो की जाए जो इनसे क्या है वो अपने आप को बचाव कर सके। ठीक है, दूसरी जो बीमारियां हैं वो भी क्या है उनको कम से कम लगे, जैसे फंगस के द्वारा है, बैक्टीरिया के द्वारा जो बीमारियां जो हमारी फसलों को लगती है, इनसे उनको बचाया जाए। ऐसी फसल, ऐसी क्रॉप डेवलप की जाए जो इनसे अपने आप को खुद को बचा सके। कहने का मतलब है कि वो बीमारियां को लग न सके, ऐसी फसल हम क्या है तैयार कर ले। और एबायोटिक फैक्टर्स की बात करें, जैसे कि सूखा है, सूखा पड़ जाता है। ठीक है, कहीं कहीं जमीन पर क्या है काफी नमकीन जमीन होती है, के अंदर क्या सॉल्ट बहुत ज्यादा होते हैं, तापमान कहीं पर ज्यादा, कहीं पर क्या सर्दी ज्यादा पड़ती है, तो उस दौरान भी क्या है फसलों को नुकसान होता है। तो इस तरीके की क्रॉप डेवलप की जाए जो इन विषम परिस्थितियों के अंदर भी क्या है वो क्रॉप क्या कर सके, ग्रो कर सके। तो ये भी हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। तो इस तरह की क्या है फसलों को हम डेवलप करें जो कि विपरीत स्थितियों के अंदर भी क्या है ग्रो कर सके। ठीक है, एक आपका ऑब्जेक्टिव हमारा ये भी हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है
चेंजेस इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, कहने का मतलब है फसल का पक के तैयार होने का जो समय है उसको कम किया जाए, ताकि हम क्या कम समय पर ज्यादा फसलें ले सके, ज्यादा उपज हम ले सके। ठीक है, ये भी हमारे ऑब्जेक्टिव है किसका, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप इंप्रूवमेंट का। ठीक है, यानी कि कोई फसल अगर 6 महीने में अगर वो पक के तैयार होती है तो ऐसी क्रॉप्स की वैरायटी को तैयार किया जाए कि वो 4 महीने के अंदर क्या पक के तैयार हो जाए, ताकि हमें कुछ एक्स्ट्रा और समय मिल जाए, ताकि हम और क्रॉप्स को भी क्या हम ग्रो कर सके, ताकि हमारी जो उपज है हम उसको बढ़ा सकें। ठीक है, एक हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है क्या, उसका जो फसल के पक के तैयार होने के समय इसको क्या कम किया जाए। और देखिए डिजायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेड्स, मतलब ऐसे विशेषताएं जो क्रॉप्स के हायर यील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन ट्रेड्स को बढ़ावा दिया जाए बाय इंप्रूविंग द वैरायटीज ऑफ द क्रॉप्स, बाय इंप्रूविंग द वैरायटीज ऑफ द क्रॉप। नेक्स्ट है वाइडर एडेप्टेबिलिटी, ऐसी क्रॉप्स ग्रो की जाए वो हर जगह क्या है अपने आप को अडेप्ट कर सके, किसी भी परिस्थितियों में किसी भी पर्यावरण के अंदर क्या वो ग्रो कर सके। ऐसी क्रॉप्स जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, कुछ क्रॉप्स ऐसी है जो हमारे साउथ में ग्रो करती है, नॉर्थ में ग्रो नहीं कर पाती हैं, तो उन क्रॉप्स के ऐसी प्रजाति का विकास किया जाए कि वो क्रॉप्स भी हमारे क्या नॉर्थ इंडिया में भी हम ग्रो करवा सके। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये कहलाती है वाइडर एडेप्टेबिलिटी। कोई क्रॉप ऐसी है कि एक किसी कंट्रोल या किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर ये क्या ग्रो कर सकती है, पर्यावरणिक परिस्थितियों के अंदर वो क्या है अपने आप को ग्रो कर सकती है। उनके ऐसा बदलाव लेके आ जाए कि उन क्रॉप्स को, उन फसल्स को क्या है हम दूसरी पर्यावरण स्थितियों परिस्थितियों के अंदर भी क्या इनको हम ग्रो करा सके। तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है क्रॉप इंप्रूवमेंट का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है इजी टू एक्लिमेटाइज, मतलब कि जो क्रॉस हम ग्रो कर रहे हैं, जो वैरायटी डेवलप कर रहे हैं, वो नई जो पर्यावरणिक जो परिस्थितियां हैं उसके अनुकूल अपने आप को आसानी से ढाल लें। ठीक है, जो हमने क्रॉप की जो वैरायटी डेवलप की है वो क्रॉप क्या करे बेटा, जो नई जो पर्यावरणिक परिस्थितियां हैं, जो नई हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उसके अनुसार वो आसानी से क्या अपने आप को ढाल ले, अपने आप को बदल लें। तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है किसका बेटा, क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम का। क्लियर है, तो ये तो था हमारा भाई हमारे क्या ऑब्जेक्टिव कौन कौन से क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट की बात करेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, इसमें हमारा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी आएगा, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी आएगा आपका। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो तब तक बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो ये नॉलेज है ये सभी के साथ हम बांट सकें। ठीक है, सभी का इसका फायदा हो। और तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। आज के लिए बस इतना ही। हैव ए नाइस डे।